हेलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी, चार्जिंग सेक्शन। इसमें हम लोग टोटल 9 और 10 दो सेक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्शन 9 और 10। दिस इज चार्जिंग सेक्शन। किसी भी टैक्स के लिए चार्जिंग सेक्शन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। चार्जिंग सेक्शन ही नहीं होगा तो टैक्स ही लेवी नहीं हो सकता। ओके, सो दैट इज द की सेक्शन ऑफ एनी टैक्स लॉ। तो इसमें कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ जीएसटी लॉ। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया। अब यहां पे अगर हम बात करें इंडिया, इंडिया का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया? तो इंडिया का मतलब यहां पे, ओके, पहले इंडिया का जो डेफिनेशन उस पर जाने से पहले, व्हाट डज इंडिया कंप्राइजेज ऑफ, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। लैंड मास मतलब जो मैप्स हम देखते हैं। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया? मतलब सपोज ये इंडिया है, यहां पे अगर पॉइंट पे अगर बेस लाइन है, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया होता है। ये तो इंडिया ही होता है। दिस इज ऑल्सो इंडिया। आप बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स से आगे जाओगे, दैट इज ऑल्सो इंडिया। 12 नॉटिकल माइल्स इज अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर्स। 1 nautical mile is somewhere 1.84 kilometer. So India means territory of India is referred to in Article 1 of the Constitution. Its territorial waters, seabed and subsoil underlying such water, continental shelf, exclusive economic zone. Exclusive economic zone extends up to 200 nautical miles. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है। और एनी अदर मैरीटाइम जोन एज रेफर्ड टू इन द टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, exclusive economic zone and other maritime zones act 1976, the airspace above its territory and territorial water. That means जो इंडिया है वो तो जो हम देखते हैं मैप में वो तो है ही, उसके अलावा भी 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया है। और उसके ऊपर का जो एयर स्पेस है वो भी इंडिया में आएगा। के ऊपर जो एयर स्पेस है दैट विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें जब हम ये पार्ट बोलते हैं कॉन्टिनेंटल, सॉरी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, इसके नीचे में जो ये लैंड एरिया है जहां पे लैंड आ गया, पानी के नीचे जाते जाते जहां पे लैंड आया, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया। उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे कुछ और लिखा है, देखो, कंटीजियस जोन। कंटीजियस जोन जो है दैट एक्सटेंड्स अप टू 24 किलोमीटर। दैट एक्सटेंड्स अप टू 24 किलोमीटर। इसको मिला के हम कस्टम्स वाटर्स भी बोलते हैं। वी कॉल दिस एज कस्टम्स वाटर ऑल्सो। कस्टम्स वाटर मतलब जहां पे कस्टम ऑफिसर्स, जो नेवी ऑफिसर्स है, दे हैव पावर्स टू इंस्पेक्ट एनी वेसल, स्टॉप देम, ओके, चेक देम, और इफ अगर उसमें कुछ गलत एक्टिविटी हो रही तो उनको अरेस्ट कर सकते हैं, गुड्स को सीज कर सकते हैं। किसी वेसल को रोकने बोला और अगर वो नहीं रोक रहे तो कैन ओपन फायर ऑन देम। तो उनके पास ये पावर्स होते हैं, ये उनका जुरिस्डिक्शन होता है 24 नॉटिकल माइल तक। लेकिन अगर हम बात करें अब इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स होते हैं? इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स है? टोटल 28 स्टेट्स है। कौन से यूनियन टेरिटरीज है?
जम्मू एंड कश्मीर है, पुडुचेरी है, दिल्ली है, दमन एंड दीव, एंड दादरा एंड नगर हवेली है। तो दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली एक ही यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप है, मोदी जी का फेवरेट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। चंडीगढ़ है। लद्दाख है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन टेरिटरीज होते हैं इंडिया में। इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज होते हैं, लेकिन हम जीएसटी पर्पस के लिए ये 3 यूनियन टेरिटरी को स्टेट्स ही गिनेंगे। तो विल हैव टोटल 31 स्टेट्स। मींस जो लॉ स्टेट के लिए एप्लीकेबल होते हैं वो लॉ यहां पे एप्लीकेबल होंगे। दीज आर द यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब इनके खुद के चीफ मिनिस्टर होते हैं। दीज आर द यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहां पे 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर हम कोई स्टेट में, मतलब सॉरी 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर हम यहाँ पे कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है यहां से जो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट होगा उस स्टेट में माना जाता है। नियरेस्ट कोस्टल स्टेट या यूटी जो भी होगा ये वहां पे मान लिया जाएगा, जो भी उससे सबसे नजदीक होगा। ये कहां पे, अगर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक है तो। लेकिन सर उसके आगे है तो समझो यहाँ पे 108, 108, 108 क्या होता है, 198, 198 नॉटिकल माइल्स है। 198 नॉटिकल माइल्स पे अगर यहाँ पे हमने कोई एक्सप्लोरेशन प्लांट ओपन करके रखा है, कोई एक्सप्लोरेशन प्लांट ओपन करके रखा है हमने, तो ये भी इंडिया है। अब ये कौन से स्टेट में रजिस्टर होंगे, ये कौन से स्टेट में रजिस्टर होंगे, तो इसको हम अदर टेरिटरी, इसको हम अदर टेरिटरीज बोलेंगे। दीज आर अदर टेरिटरी। ये सब किस में आ जाएंगे, अदर टेरिटरी में आ जाएंगे। तो यूनियन टेरिटरी में टोटल डेफिनेशन जब हम देखेंगे उसमें 6 चीजें आएगी। उसमें दमन दीव दादरा नगर हवेली होगा, लक्षद्वीप होगा, अंडमान निकोबार आइलैंड होगा, चंडीगढ़ होगा, लद्दाख होगा एंड अदर टेरिटरी होगा। तो यूनियन टेरिटरी मीन्स द टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी। Levy and collection of CGST and IGST, Section 9 of CGST Act and Section 5 of IGST Act। तो चार्जिंग सेक्शन जो है सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 9 है, आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 5 है एंड यूटीजीएसटी एक्ट जो हम पढ़ने नहीं वाले, लेकिन जस्ट यूटीजीएसटी एक्ट में चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 7 है। इनका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, इनका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, उसी वही वर्डिंग्स वही फ्लो में ये। यहाँ पे हम बात करते हैं इंट्रा स्टेट की, यहाँ पे हम बात करते हैं इंटर स्टेट की। बस ये दोनों ही, ये सिर्फ डिफरेंस है सीजीएसटी एंड आईजीएसटी में। तो लेट अस रीड सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1।
subject to the provisions of subsection 2, subject to the provisions of subsection 2, there shall be levied a tax called central goods and service tax. तो सबसे पहले इस लाइन पे ध्यान देते, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2. देखो ये दो वर्ड्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सब्जेक्ट टू एंड नॉट विथ स्टैंडिंग. बहुत बार ऐसा होता है लॉ पढ़ते समय, हम जब पढ़ते हैं तो हम ये वाला लाइन स्किप करके यहां से पढ़ते हैं. हमको लगता है ये तो ठीक है ना, ये तो कुछ प्रोविजन का पार्ट है ही नहीं, प्रोविजन तो हमको यहां से समझना है. एंड देन फिर हम एग्जाम में हम ये बोलते हैं कि सर हम है ना वैसे आंसर लिख नहीं पा रहे. ओके, जैसे वो प्रोफेशनल लैंग्वेज होता है, मॉड्यूल का लैंग्वेज होता है, या फिर हमको जो हम लिख रहे वो मार्क्स नहीं मिल रहे. देखो एग्जाम में आपको जो आंसर लिखना है ना, ऐसा यहां से ऐसा बाय हार्ट करके रट्टा मार के नहीं लिखना है. बट ऑब्वियसली आपका जो लैंग्वेज है वो लीगल होना चाहिए. कुछ उसके जो की टर्म्स होते हैं, कुछ की वर्ड्स होते हैं, वो उसमें आने चाहिए. एंड आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है एंड वो उसमें होने चाहिए ना. डेफिनेटली मीनिंग तो चेंज नहीं होना चाहिए. तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 का मतलब ये है कि जाओ पहले पढ़ो सबसेक्शन 2, पहले सबसेक्शन 2 पढ़ो. ओके, अगर आपको सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस मालूम होंगे तो फिर आप सबसेक्शन 1 भी अप्लाई कर सकते हो. ओके, बिना सबसेक्शन 2 जाने सबसेक्शन 1 अप्लाई मत करना. मतलब ऐसे नहीं कि हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन बिना सबसेक्शन 2 जाने सबसेक्शन 1 अप्लाई मत करना. ठीक है, हम जानेंगे उसको. तो देयर शैल बी levied a tax called CGST on all intra-state supplies, on all intra-state supplies of goods or service or both, except on supply of alcoholic liquor for human consumption. तो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 366(12)(a) में जीएसटी का डेफिनेशन देखा था, तो उसमें देखा था हमने जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सक्लूजन. अब यहाँ पे स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन भी है. ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 and at such rate not exceeding 28% as may be notified by the government, sorry, not exceeding 20% as may be notified by the government on the recommendation of the council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person. तो देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे समझने हैं. जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है, it starts with these wordings: subject to the provisions of subsection 2, there shall be a tax called CGST, yeah, there shall be a tax levied as CGST on all intrastate supplies of goods or services or both except on supply of alcoholic liquor for human consumption on the value as per section 15. ऑब्वियसली हम जब सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, उसका सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 पढ़ रहे हैं और वहां पे सेक्शन 15 लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ही है. जो जीएसटी वो एड वैलोरम बेसिस होता है, तो इसलिए वो वैल्यू पे लगेगा. वैल्यू कहाँ से मिलेगी? सेक्शन 15 से मिलेगी. तो सेक्शन 15 जाके हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई.
and at the rate not exceeding 20%, not exceeding 20% as notified. अच्छा, आगे जाने से पहले पहले एक पॉइंट को समझो, मेरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट को अगर टैक्स चार्ज करना है तो जितना रेट उनको चाहिए वो अपने हिसाब से नोटिफाइड कर सकते हैं, उसमें उनको पार्लियामेंट वगैरह में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो रेट नोटिफाई करेंगे वो रेट एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन एक मैक्सिमम कैप होता है, अपर लिमिट होता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर गवर्नमेंट को जीएसटी चार्ज करना है किसी भी गुड्स पे, तो जो रेट ऑफ जीएसटी होगा मैक्सिमम, एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट कितना चार्ज कर सकता है, मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है? तो आपके सामने है प्रोविजन, थिंक एंड देन आंसर। ओके, तो अब यहां पे समझो, अगर आपने बोला है 20%, अगर आपने बोला है 20%, तो आपका आंसर रॉन्ग है। अगर आपने बोला है 40%, 40%, परफेक्ट, वेरी गुड। यहां पे ये जो है मैक्सिमम लिमिट है 20% है, बट ये सिर्फ सीजीएसटी है, ये सिर्फ सीजीएसटी है। सिमिलर प्रोविजन ऐसे ही एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट में भी होगा। तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिलकर 20% हो जाएगा। यही जब हम आईजीएसटी एक्ट में पढ़ेंगे जो इंटर स्टेट सप्लाई पे होगा, वहां पे हम पढ़ेंगे 40%, आईजीएसटी में 40% आ जाएगा। तो मैक्सिमम 40% हो सकता है। हाँ, अभी एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट 28% अप्लाई कर रहे हैं। मैक्सिमम जो यूज कर रहे हो कितना कर रहे हैं? 28%। मतलब 28% आईजीएसटी और 14+14 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यूटीजीएसटी। So as may be notified on the recommendation of the council, and shall be collected in the manner as may be prescribed. Obviously इसके लिए फिर सीजीएसटी रूल्स देखेंगे हम लोग। And shall be payable by taxable person, and shall be payable by taxable person। देखो वापस पूरे इस पार्ट को रीड करते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, अब तक वो हमने पढ़ा नहीं है, देखते वो क्या होता है। There shall be tax levied as CGST on all intrastate supplies of goods or service or both, except on alcoholic liquor for human consumption। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज है, जब भी उनका सप्लाई होगा, जितने भी गुड्स और सर्विसेज जब भी उनका सप्लाई होगा, उस पर हम सीजीएसटी लेवी करेंगे। उस पर हम क्या लेवी करेंगे? सीजीएसटी लेवी करेंगे, एक्सेप्ट ऑन अल्कोहलिक लिकर, एक्सेप्ट ऑन अल्कोहलिक लिकर। तो दैट मींस जितने भी गुड्स हो गए अल्कोहलिक लिकर छोड़ के, सर सब कुछ जीएसटी में आ गए? हाँ, सब कुछ जीएसटी में आ गए। नहीं सर, कुछ तो रहेंगे ना जो जीएसटी के बाहर होंगे, कुछ तो होंगे जो जीएसटी के बाहर होंगे। तो बताओ, आपको ऐसा कोई लग रहा है ऐसे कोई और गुड्स है जो बहुत एकदम कॉमनली नोन है, मतलब एकदम सबको पता है उसके बारे में, और ये भी पता होना चाहिए कि उसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होता है? अब इस प्रोविजन के हिसाब से तो सब पे लेवी होना चाहिए, लेकिन उस पे लेवी नहीं हो रहा है, मतलब वो जीएसटी के स्कोप के बाहर ही है। देखो कुछ और भी ऐसे हो सकते हैं सर, ऐसे तो बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज जिसपे जीएसटी नहीं होता है, तो उस पे एग्जेम्पशन है, उस पे एग्जेम्पशन है।
देखो, जो जीएसटी के कवरेज में है और उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है तो एग्जेम्पशन है, लेकिन कोई गुड्स ऐसे हैं जिसके ऊपर दूसरे टैक्सेस लग रहे हैं, अभी तक दूसरे टैक्सेस लग रहे हैं, जैसे अल्कोहल लिकर के ऊपर अभी भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, वैट लगता है। तो कुछ गुड्स ऐसे जिसके ऊपर अभी भी दूसरे टैक्सेस लग रहे हैं। तो यहां तो हम बोल रहे सब कुछ जीएसटी में आ गया, तो फिर ऐसे और कौन से गुड्स है ऐसे गुड्स, वो हम देखेंगे प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 में, जहां पे उन्होंने एक्सेप्शन देके रखा हुआ है। The central, the central tax on supply of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, commonly known as petrol, natural gas, aviation turbine fuel, shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the council. तो ये जो 5 गुड्स है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, इसके ऊपर अभी भी जीएसटी लेवी नहीं होगा। इसके ऊपर उस दिन से जीएसटी लेवी होगा जिस दिन से गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, CGST shall be levied on petroleum crude, high speed diesel, मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो जीएसटी shall be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor speed, natural gas, aviation turbine fuel from the date notified by government on recommendation of GST Council. अब जो हम बात करेंगे ना, जो सेक्शन 9 इसका एक ओवरव्यू देखें हम लोग, पे टोटल 5 सब सेक्शन है। सबसेक्शन 1 नॉर्मल सिस्टम की बात करता है, तो इसको हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म? जस्ट 2 मिनट में मैं बताऊंगा आपको। सबसेक्शन 2 में वी आर स्पीकिंग अबाउट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर जीएसटी जो है वो लेटर स्टेज से आएगा। सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 इज अबाउट आरसीएम। सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 जो है वो आरसीएम के बारे में है। एंड सबसेक्शन 5 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इसके ऊपर है। ये सब क्या है बताऊंगा एक एक करके। पहले एक एग्जाम्पल को समझते हैं। व्हाट इज द जनरल वे ऑफ मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी? लेट्स एक सप्लायर है, इसने गुड्स सप्लाई किया है, वर्थ रुपीज 1 लाख। इसने गुड्स सप्लाई किया है वर्थ रुपीज 1 लाख।
उस पर जीएसटी है 18%। रिसिपिएंट को गुड्स मिले। अब आप मुझे बताओ रेसिपिएंट जो है वो सप्लायर को टोटल कितना अमाउंट पे करेगा। व्हाट इज द अमाउंट लायबल टू बी पेड बाय रेसिपिएंट। तो ऑब्वियसली 1 लाख के गुड्स है, उस पे 18% जीएसटी, 1,18,000। 1,18,000। अब 1,18,000 जैसे ही सप्लायर के पास आए, इसमें से वो 1 लाख रुपए अपने पास रखेगा और 18,000 रुपया जो है वो गवर्नमेंट को दे देगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में यही होता है कि जो सप्लायर है वो रिसिपिएंट से कलेक्ट करते हैं टैक्स और गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं आपको हु इज बेयरिंग द बर्डन, हु इज बेयरिंग द बर्डन ऑफ टैक्स, हु इज बेयरिंग द बर्डन ऑफ टैक्स, तो उसका आंसर है रिसिपिएंट। अगर मैं आपको ये बोलूं हु इज लायबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट, तो उसका आंसर है सप्लायर। यहां पे ये जो 18,000 रुपया है ये बोन बाय रिसिपिएंट है, ये इसकी जेब से गया 1,18,000 में, ये 18,000 था, ये रिसिपिएंट के जेब से गया। लेकिन गवर्नमेंट को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सप्लायर को। सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर गवर्नमेंट के पास 18,000 नहीं आया तो गवर्नमेंट रिसिपिएंट के पास नहीं जाएगा। अगर रिसिपिएंट ने सप्लायर को पे भी नहीं किया तो सप्लायर ये नहीं बोल सकता अरे मेरे को तो पैसा नहीं मिला। वो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां से कलेक्ट करो, यहां पे करो। तो recipient will bear the burden, but liability to pay tax is on supplier. Liability to pay tax is on supplier. तो ये होता है नॉर्मल सिस्टम, ये होता है नॉर्मल सिस्टम। लेकिन अब समझो कुछ सिनेरियो ऐसे आए जहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि सप्लायर को बोला अच्छा बताओ तुम्हारा गुड्स का वैल्यू कितना है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। तो सप्लायर ने बोला जो मेरा गुड्स का वैल्यू है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस 1 लाख है। ओके, फिर बाद में बोला क्या अच्छा बताओ इसमें टैक्स रेट कितना है। बोला इसमें टैक्स रेट 18% है। ओके, अब गवर्नमेंट रिसिपिएंट के पास गया, बोला तुम अभी सप्लायर को कितना पे करने वाले हो। बोला सरकार हम 1 लाख और 18,000 पे करेंगे, जो नॉर्मल है वो, हम एकदम ईमानदार पर्सन है। ओके, तो हम अभी इंडिया में राम राज्य आ गया तो हम ईमानदार है, तो हम 1 लाख प्लस 18,000 पे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं तुम 18,000 मत पे करो, तुम सिर्फ 1 लाख ही पे करो, तुम 1 लाख पे करो। रेसिपिएंट खुश, अरे वाह ये तो अच्छा हो गया। बोला अरे वाह कुछ नहीं, ये 18,000 डायरेक्टली हमको पे करो, ये 18,000 डायरेक्टली हमको पे कर दो। तो देखो रिसिपिएंट के पॉकेट से अभी भी 1,18,000 ही गए, सप्लायर को अभी भी 1 लाख ही मिला है। पहले भी उसके पास 1 लाख बचे थे, अभी भी सप्लायर को 1 लाख मिला है। गवर्नमेंट को पहले भी 18,000 मिला था, गवर्नमेंट को अभी भी 18,000 मिला है। सिर्फ डिफरेंस ये हुआ है कि वो 18,000 पहले सप्लायर ने पे किया था, अब 18,000 रिसिपिएंट पे कर रहा है। तो इस सिस्टम में हम बोल रहे हैं कि सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स, और ये वाले सिस्टम में हम बोल रहे हैं रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। ये होता है हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये होता है हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उल्टा सिस्टम है, ये उल्टा सिस्टम है। तो सर उल्टा सिस्टम क्यों, ऐसा उल्टा सिस्टम क्यों बोलेंगे? आप इमेजिन करो आप गए हो डोमिनोज में पिज्जा खाने, वहां पे उसने आपको बिल बना के दिया 1,000 रुपए का पिज्जा, उस पर 50 रुपया टैक्स, 1,050 का बिल बना के दिया। आप 1,050 दे रहे हो, वो बोल रहे नहीं 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 खाली 1,000 दो। आप खुश, 50 रुपए का डिस्काउंट। बोला नहीं डिस्काउंट नहीं, ये जाके आप खुद ही गवर्नमेंट को पे कर दो। बोले कि ये क्या टाइम पास है, मैं क्यों पे करूं, ये कौन सा उल्टा सिस्टम शुरू कर दिया। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऐसे ही होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो ऐसे ही होता है जहां पे रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। अब रिसिपिएंट लायबल टू पे टैक्स होगा किस पे, मतलब कौन से सप्लाई पे?
कौन से सप्लाई पे रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स? तो वो केस हम पढ़ने वाले जो नोटिफाइड सर्विसेज होंगे। ओके, नोटिफाइड सर्विसेज होंगे। तो यहां पे कुछ नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज है, लेकिन गुड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हम सिर्फ सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। ये स्पेसिफिक सर्विस है, स्पेसिफाइड सर्विसेज है, और स्पेसिफाइड रिसिपिएंट के लिए एप्लीकेबल है। स्पेसिफाइड सर्विसेज स्पेसिफाइड रिसिपिएंट के लिए एप्लीकेबल है, तब हम उसमें सेक्शन 9(4) में पढ़ेंगे। तो यहां पे ये समझ में आता है हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो अगर हम बात करें दो कंसेप्ट की, पहले तो हु इज टैक्सेबल पर्सन। हु इज टैक्सेबल पर्सन? टैक्सेबल पर्सन मीन्स any person who is liable for registration or any person who is registered. Any person who is liable for registration or any person who is registered, ये दोनों ही टैक्सेबल पर्सन, दोनों में से कुछ भी एक हुआ तो टैक्सेबल पर्सन है, उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सेबल पर्सन। Now who is liable to pay tax? Nine one forward charge mechanism, तो obviously supplier is liable to pay tax. 9394 reverse charge mechanism, recipient is liable to pay tax. 95 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू पे टैक्स। सर आपने 2-3 बार है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बोल दिया, लेकिन क्या है वो तो बताया नहीं अभी तक। आएंगे हम लोग 9(5) में जब आएंगे तब उसको भी डिस्कस करेंगे। The government may, on the recommendation of the council, by notification, specify categories of supply of goods or services or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or service or both, and the provisions of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to supply of such goods or service or both. That means जहां पे भी RCM होगा वहां पे recipient is liable to pay tax, वहां पे recipient is liable to pay tax to the government. अब वो क्या नोटिफाइड सर्विसेज है? यहां पे बोला बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो वो क्या स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है वो हमको पढ़ना है। अब इसी के साथ सिर्फ सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 का कंपैरिजन देख लेते हैं। देखो स्टार्ट वैसे ही होता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 देयर शैल बी टैक्स लेविड कॉल्ड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये पहला चेंज। ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज, ये दूसरा चेंज। except on alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 of CGST Act. सर CGST जब हम लेवी होंगे तो CGST एक्ट के हिसाब से वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, बरोबर। IGST जब हम लेवी करेंगे तो IGST एक्ट के सेक्शन के मतलब वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, नहीं। IGST लेवी करना है तो भी वैल्यू का सोर्स तो वही है। IGST जो लेवी करना है उसमें वैल्यू का सोर्स तो वही है, सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट। और लॉजिकल भी है ना, आप एक ही वैल्यू लोगे ना पूरे जीएसटी के लिए, तो उसके लिए प्रोविजन सब जगह बनाने की जरूरत ही क्या है, तो आप वही वैल्यू लोगे। तो यहां पे आईजीएसटी में हमने उसका कुछ वैल्यूएशन के लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं है। हमने बोला कि वैल्यूएशन जब भी करना है आप सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 15 देख लो। एंड एट सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 40%, नॉट एक्सीडिंग 40%। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में कितना था? 20%। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में कितना था? 20%। यहां पे कितना है? 40%। एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट
on the recommendation of the council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person. तो बस यहाँ पे देखो, आप देखोगे 3 जगह चेंजेस है. सीजीएसटी के बदले में मैंने आईजीएसटी बोला है, इंटर स्टेट सप्लाई के बदले में इंटर स्टेट बोला है, और 20% की जगह पे 40% बोला है. वैल्यू ऑफ सप्लाई तो दोनों को एक ही सोर्स से कंसिडर करना है. देन सबसेक्शन 2 में वही 5 गुड्स है: पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन, फ्यूल. अब यहां पे सेम सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 की तरह यही सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 होता है. अब हम जाते हैं, देखते हैं हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. Supplies of goods taxable under reverse charge, that is supply of the goods where tax is payable by recipient. Goods like cashew nuts, BD wrapper leaves, tobacco leaves, and raw cotton supply when supplied by agriculturist to registered persons. Supply of lottery when supplied by state government, UT, local authority to lottery distributor, selling agent. Then silk yarn, used vehicles. तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है. अगर आप इसके बारे में यहाँ पे पढ़ो, देखो, तो एग्जाम्पल्स ऑफ गुड्स ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज हैव बीन गिवन हियर अंडर ओनली फॉर द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स. दीज आर नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस. तो जो सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम है वो हमको नहीं पढ़ना है, वो हमको नहीं पढ़ना है. वो सिर्फ आपको एक एज एन इंफॉर्मेशन, एज ए जनरल नॉलेज आपको यहाँ पे बताया गया है उन्होंने. ये हम लोग को पढ़ना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Supply of services taxable under reverse charge under section 9(3) of CGST Act, that is services where tax is payable by the recipient. Notification number 13/2017 as amended has notified the following categories of supply of services wherein whole of the tax shall be paid on reverse charge basis by the recipient of service. अब इसमें सबसे पहला सर्विस देखो क्या है. अब इसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अगर हम इसकी बात करें, सप्लाई बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड बाय जीटीए. तो अब सबसे पहले तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का ऑप्शन है. वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकते हैं. वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकते हैं. उनके पास ऑप्शन है. अभी पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन अब उनको ऑप्शन दिया हुआ है. पहले ऐसा होता था कि आप 5% चार्ज करो या 12% चार्ज करो, उससे समझ में आता था कि आपको एफसीएम चाहिए कि आरसीएम चाहिए. अब वो दोनों भी है, ऑप्शन उनके पास दोनों है. अगर वो आरसीएम ऑप्ट करते, अगर वो आरसीएम ऑप्ट करते थे, अब इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है. तो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट हो सकता है, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट हो सकता है. रजिस्टर्ड रिसिपिएंट में
रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। ये इनकम टैक्स वाला टीडीएस नहीं है, ये जीएसटी वाला टीडीएस है, जो अभी हमारे सिलेबस में भी है, सिलेबस में भी है, अच्छी बात है, तो उसको हम पढ़ेंगे वैसे पूरा। तो रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 51, मतलब वो रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड है, लेकिन सिर्फ सेक्शन 51 की वजह से, टीडीएस की वजह से रजिस्टर्ड है, वो कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ टीडीएस की वजह से रजिस्टर्ड है। अदर रजिस्टर्ड पर्सन, अच्छा अनरजिस्टर्ड पर्सन में फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉर्म इंक्लूडिंग एओपी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जहां पे भी, अब जैसे जब भी हम आरसीएम पढ़ेंगे, जब भी हम आरसीएम पढ़ेंगे, जहां पे भी फॉर्म लिखा हुआ है, जहां पे भी फॉर्म लिखा हुआ है, वहां पे हमको बाय डिफॉल्ट एलएलपी भी इंक्लूड करना है। जहां पे फॉर्म लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट हमको एलएलपी भी इंक्लूड करना है। बॉडी कॉर्पोरेट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए कि सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, और सर इसको अलग से ऐसा रेड में क्यों लिखा है। ओके, दोनों बताऊंगा, दोनों का मतलब बताऊंगा, दोनों का, ऑब्वियसली कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब बताऊंगा, और ये रेड में क्यों लिखा है वो भी बताऊंगा। अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन, अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहां पे आरसीएम अप्लाई हो जाएगा, और हम बोलेंगे रिसिपिएंट लायबल टू पे टैक्स। तो सर यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा फिर, अगर आप बोल रहे हैं यहां पे आरसीएम है तो यहां पे क्या होगा, देखेंगे, बताऊंगा मैं। हाँ, अगर वो ऑप्ट फॉर आरसीएम कर, एफसीएम कर लेता है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही होगा। तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, 12% टैक्स चार्ज करे या 5% टैक्स चार्ज करे। तो बस दो ऑप्शन होते हैं, 12% टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करे या 5% टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करे। सर ये कौन सा ऑप्शन हुआ, ये क्या ऑप्शन है, मतलब सर कोई भी 12% चार्ज ही क्यों करेगा, सब लोग 5% ही चार्ज करेंगे। मतलब अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ, मैं 12% चार्ज करके अपनी सर्विस महंगी क्यों करूंगा। मैं तो गवर्नमेंट को बोलूंगा हाँ बस 5% ही चार्ज करो, दे दो 5% बस, और गवर्नमेंट को दे दूंगा मैं। तो यहाँ पे 12% विथ आईटीसी है, 5% विदाउट आईटीसी है। अब आईटीसी का मतलब क्या है, आईटीसी का फुल फॉर्म तो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी का फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। स्टार्टिंग में हमने जो एक बेसिक एग्जांपल लिया था, जहां पे हमने बोला था कि हमने 100 रुपए में गुड्स परचेज किया, 18 रुपए उस पर टैक्स भरे, 150 रुपए में हमने बेच दिया, 27 रुपीज टैक्स कलेक्ट किया। अब 27 रुपीज गवर्नमेंट को पे करना था, लेकिन 27 में से 18 रुपए का हमने आईटीसी लिया, 9 रुपए गवर्नमेंट को पे किया। तो जैसे हमारे इनवर्ट सप्लाईज पे जो हम टैक्स पे करते हैं, जो हमारे इनवर्ट सप्लाईज पे हम जो टैक्स पे करते हैं, उस पे, इनवर्ट सप्लाई पे जो हम टैक्स पे करते हैं वो हमारा इनपुट टैक्स हो जाता है, और उसका हमको बाद में क्रेडिट मिलता है। तो अगर आप 12% कस्टमर से जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को पे कर रहे हो तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ 5% ही टैक्स चार्ज करके पे करना चाहते हो तो फिर आप आईटीसी मत क्लेम करो। तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लेने के बाद ये जीटीए को डिसाइड करना है कि उसके लिए कौन सा स्कीम ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होगा।
सर लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन अनआंसर्ड है। इसका क्या होगा, सीटीपी का मतलब क्या है, ये रेड में क्यों लिखा है, बताऊंगा। पहले हम यहाँ पे इसको रीड करते एक बार। मॉड्यूल में क्या लिखा है देखो। आरसीएम में इन्होंने क्या बताया ना, पहले सर्विस बताइए, फिर सप्लायर ऑफ सर्विस है और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस सब जगह पे एक कॉमन पॉइंट है, वो टैक्सेबल टेरिटरी में होने चाहिए। रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में होंगे तो ही आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। तो यहां पे देखो हम सप्लाई किसकी बात कर रहे हैं, सप्लाई बात कर रहे हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की। सप्लाई इसकी बात करें हम लोग, सर्विस कौन सी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की। सप्लायर कौन है, जीटीए। सप्लायर कौन है, जीटीए। रिसिपिएंट कौन कौन होंगे, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पार्टनरशिप फर्म, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट, दैट मीन्स एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो सर फैक्ट्री मतलब अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो भी चलेगा क्या, फैक्ट्री रजिस्टर्ड नहीं होगा तो भी चलेगा क्या? यस, फैक्ट्री रजिस्टर्ड नहीं होगा तो भी चलेगा, वो आरसीएम में आएगा। अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री होगा, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री है तो भी आरसीएम में आएगा। नहीं नहीं सर, मैंने ना उधर कुछ तो देखा था, रजिस्टर्ड लिखा था, आपने मिस कर दिया। अरे हाँ, इधर तो रजिस्टर्ड लिखा है। अब यहां पे पॉइंट को समझो। ये फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। हम कौन सी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में रजिस्टर्ड है उसको हम फैक्ट्री बोल रहे हैं यहां पे। या फिर जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में जो रजिस्टर्ड है उसको बोल रहे हैं, या फिर जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो अपने रिस्पेक्टिव एक्ट में रजिस्टर्ड है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अनरजिस्टर्ड मतलब क्या था, अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। मतलब एक हम बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हमारा फैक्ट्री है, उसको हमने फैक्ट्री एक्ट 1948 में रजिस्टर करवाया है, उसके कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी तक हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वी आर अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो फैक्ट्री जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा या नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, दोनों केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो located in taxable territory, it should be located in taxable territory, hereinafter referred as specified recipients. However, RCM shall not apply to services provided by GTA by way of transport of goods in a goods carriage by road to a department or establishment of central government, state government, UT. That means सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट है या लोकल अथॉरिटी है या गवर्नमेंटल एजेंसीज है which has taken registration under CGST Act only for the purpose of deducting tax under section 51 and not for making taxable supply of goods or services. Obviously section 51 TDS ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। फर्दर नथिंग कंटेन दिस एंट्री शाल अप्लाई, मतलब यहां पे अगर उन्होंने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर लिया तो ये सब अप्लाई नहीं होगा। और ऑप्ट करने के लिए करना क्या होगा, द सप्लायर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017 and exercise the option to pay tax on the services of GT in relation to transport of goods supplied by him under forward charge, and supplier has issued a tax invoice to the recipient charging CGST at the applicable rates and has made prescribed declaration on such invoice issued by him. अब यहां पे जो हमने पढ़ा उसका पूरा समरी देखो। ऑप्ट फॉर आरसीएम मतलब वो आरसीएम के लिए ऑप्ट कर सकता है। ओके, यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये
12%, 5% कोई भी टैक्स चार्ज कर सकता है। 5% पे आईटीसी नहीं मिलेगा, 12% पे आईटीसी मिलेगा। अगर उसने आरसीएम ऑप्ट कर लिया तो आरसीएम में सिर्फ रिसिपिएंट कौन कौन एप्लीकेबल है? जो रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दीज रजिस्टर्ड पर्सन है, क्योंकि इस पे हमने देख लिया वो एक्सेप्शन बोल दिया उन्होंने। एंड ये लोग अनरजिस्टर्ड होंगे तो भी चलेगा, ये लोग अनरजिस्टर्ड में भी चलेगा, तो इन सब के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन, चलो इसको टारगेट करते हैं। सीटीपी का मतलब क्या होता है? सीटीपी का फुल फॉर्म होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ओके, अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा महाराष्ट्र में बिजनेस है, मेरा महाराष्ट्र में बिजनेस है, और मैं जो इमिटेशन ज्वेलरीज जो होती है, इमिटेशन ज्वेलरीज जो होती है वो मैं ज्वेलरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज जो होती है वो मैं बेचता हूँ। अब मुझे पता चला कि पंजाब में कहीं तो एक एग्जीबिशन लग रहा है और वहाँ पे ऐसे सब स्टॉल्स लगने वाले हैं, तो 15 दिन के लिए, तो मैं सोचा चलो वहाँ जाके बिजनेस कर लेते हैं। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज होता है। मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन पंजाब में नहीं चलेगा, तो जब मैं पंजाब में जाऊंगा तो वहां पे क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो लॉ बनाया कि देखो अगर आप थोड़े दिन के लिए आ रहे हो, थोड़े दिन के लिए आ रहे हो, मेहमान हो, तो पूरा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, आप अपने आप को एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर करवा लो। तो उस केस में हम हो जाएंगे क्या? सीटीपी। अब सीटीपी का मतलब होता है कि अगर हम किसी ऐसे स्टेट में जाके सप्लाई कर रहे हैं जहां पे हमारा कोई फिक्स एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, अगर हम कोई ऐसे स्टेट में जाके सप्लाई करें जहां पे हमारा कोई फिक्स एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो हम वहां पे सीटीपी हो जाएंगे। हम वहां पे क्या होंगे? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि इसको हमने रेड में क्यों लिखा है? इसको हमने रेड में क्यों लिखा है? अब उसके आंसर के लिए पहले इन दोनों आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं कि सर इसका क्या होगा। यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है। अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं मतलब क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। बट टेक्निकली इस पे आगे चल के हम पढ़ेंगे एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में कि ये दोनों सर्विस एग्जेम्प्ट है। अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस देता है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दिस फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेट फर्म, तो वो एग्जेम्प्ट है। और अगर वो किसी ऐसे पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ टीडीएस की वजह से रजिस्टर्ड है, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। सर अभी अभी ना आपने ना 2 मिनट पहले जब एक पॉइंट बोला ना उसमें आपने एक वर्ड मिस कर दिया। आपने बोला अभी अभी कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस देता है किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अदर देन फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म, इनको छोड़ के बाकी सब अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देंगे तो वो एग्जेम्प्ट है। सर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भूल गए। अब यहां पे यही पॉइंट है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को उन्होंने एग्जेम्पशन दिया हुआ है अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन टेक्निकली सिर्फ रजिस्टर्ड ही होने चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर एंट्री है इसमें है ना ड्राफ्टिंग एरर हो चुका है, इसमें ड्राफ्टिंग एरर हो चुका है। यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग एरर इन द सेंस मतलब पहले लॉ बराबर था क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो अनरजिस्टर्ड थे उनके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं था, लेकिन जैसे उनको एग्जेम्पशन दिया अब यहाँ पे उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। और इंप्रूवमेंट क्या थी? ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को यहाँ से निकाल दो, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड है तो इस कैटेगरी में ऑलरेडी आ गए ना, इस कैटेगरी में ऑलरेडी आ गई। यहां तो ये हमारा कैटेगरी अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड के अंदर रजिस्टर्ड कैसे हो सकता है? तो ये एक फ्लॉ है, लेकिन लॉ तो ऐसे ही बनाया हुआ है और एग्जाम में आपसे ऐसी आंसर एक्सपेक्ट करेंगे जिसमें ये रजिस्टर्ड भी आपको लिखना है तो बाद में सिर्फ नोट में लिखना है। पहले आपको बस यही पॉइंट्स बताने कि इन सब के लिए आरसीएम एप्लीकेबल होता है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, लेकिन एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब क्या? सिंपल, वन हु इश्यूज कंसाइनमेंट नोट, वन हु इश्यूज कंसाइनमेंट नोट, वन हु इश्यूज कंसाइनमेंट। सर कंसाइनमेंट नोट मतलब क्या? अगर मैं एज अ ट्रांसपोर्टर, अगर मैं किसी का गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं और मैं उनके गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूं, मैं उनकी गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मैं इसको सही सलामत ट्रांसपोर्ट करूंगा, तो मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होऊंगा क्योंकि मैं कंसाइनमेंट नोट इशू करूंगा। लेकिन अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूं, मतलब देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन रास्ते में कुछ किधर खड्डा वड्डा आया
और कुछ कुछ डैमेज हो गए तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। देखो मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, अगर गुड्स डैमेज हो गए तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, देन आई एम नॉट अ जीटीए, तो मैं गुड्स ट्रांसफर एजेंसी नहीं हूँ। ओके, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी located in taxable territory, located in taxable territory। अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करेगा तो आरसीएम में। सर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या होता है? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में जब हम जाते हैं, वहां पे हमारा केसेस होता है, फिर कोर्ट में जो जजेस होते हैं वो हमारी हियरिंग्स वगैरह जो सुनते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं अभी तक कोई कंक्लूजन में नहीं आए, अभी तक और भी इसमें फाइंडिंग करना बाकी है, या और भी लोगों को आर्ग्यूमेंट करना बाकी है, तो उनको वो एक डेट दे देते, बोलते आओ 2 महीने के बाद आओ, 3 महीने के बाद आओ, और ऐसे वो केस फिर इसी वजह से लंबा चल जाता है। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में ऐसे होता है कि जब कोई मैटर हमको लगता है कि हमको इसको प्रायोरिटी में डील करना है, प्रायोरिटी में सेट इसको हमको सेटल करना है, तो सिर्फ हमारे लिए, हमारे केस के लिए अलग से एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और वो सिर्फ हमारा ही हियरिंग देखेगी। तो इसमें और किसी का हियरिंग होगा नहीं, सिर्फ हमारा हियरिंग देखेंगे, सो दैट हमको इसमें क्विक डिसीजन मिले, और अगर हम कोई जस्टिस के लिए वहां पे जा रहे हैं तो हमको जल्दी वहां पे जस्टिस मिल जाए। तो अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो आरसीएम में एप्लीकेबल हो जाएगा। देन लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट एंड फर्म ऑफ एडवोकेट्स टू एनी बिजनेस एंटिटी located in taxable territory, located in taxable territory। तो ये भी आरसीए में आ जाएगा, ये भी आरसीए में आएगा। तो पॉइंट नंबर 2 और 3 देख लेते हैं। अच्छा मैंने इसको यहाँ पे रिवर्स कर दिया। तो पॉइंट नंबर 2, services provided by an individual advocate including senior advocate or a firm of advocates by way of legal services directly or indirectly to any business entity located in taxable territory। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लीगल सर्विसेज। देन services supplied by an arbitral tribunal to any business entity, services supplied by arbitral tribunal to any business entity, an arbitral tribunal to business entity located in taxable territory, यहाँ पे आरसी में एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म, और जहां फॉर्म बोला है फॉर आरसीएम पर्पस, यहाँ पे एलएलपी भी आ जाएगा। जहां पे भी फॉर्म बोला है वहां पे क्या आ जाएगा? एलएलपी आ जाएगा। तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म और एलएलपी। ना व्हाट इज स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, और इसमें रिसिपिएंट कौन होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से बीसीसीआई एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, आईपीएल। रिलायंस ने बोला है
कि मैं इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करूंगा। रिलायंस ने बोला है कि मैं इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करूंगा। तो मुझे बताओ इसमें रिसिपिएंट कौन है, हु इज रिसिपिएंट? क्योंकि ये जानना जरूरी है। मतलब अभी हमने पढ़ा है कि रिसिपिएंट जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट फर्म होना चाहिए, एलएलपी होना चाहिए, तो ही आरसीएम होगा। अगर हमको वही नहीं पता होगा तो हम कैसे फिर उसका स्टेटस चेक करेंगे? हमको आरसीएम की एंट्री याद होगी, स्पॉन्सरशिप सर्विस, हाँ रिसिपिएंट लायबल टू पे टैक्स, लेकिन हम रिसिपिएंट में अगर गड़बड़ कर देंगे तो आंसर ही एकदम उल्टा लिख देंगे। तो यहाँ पे अभी रिसिपिएंट कौन है? अगर आपका आंसर है रिलायंस तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। बीसीसीआई जो है वो रिलायंस को स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, वो रिलायंस को स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, जिसके लिए रिलायंस जो है वो पेमेंट कर रहा है इन द नेम ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो वो एज अ स्पॉन्सरर जब पे कर रहा है तो उसको स्पॉन्सरशिप सर्विस मिल रही है। देखो नॉर्मल कोई भी ट्रांजैक्शन में देखो, रिसिपिएंट पैसे देता है या सप्लायर पैसे देता है? रिसिपिएंट पैसे देता है। यहाँ पे स्पॉन्सरर अगर रिलायंस है तो रिलायंस पैसे देगा बीसीसीआई को। तो वो पैसे क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको स्पॉन्सरशिप सर्विस मिल रही है। उसको क्या मिल रही है? स्पॉन्सरशिप सर्विस मिल रही है। अब स्पॉन्सरशिप सर्विस मतलब क्या? इट इज अ सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। लेकिन स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजमेंट की डिफरेंस होता है। एडवर्टाइजमेंट में हम प्रोडक्ट बेस मार्केटिंग करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में हम ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ब्रांड की पब्लिसिटी करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होती है, स्पॉन्सरशिप में ब्रांड की पब्लिसिटी होती है। तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जो है वो भी आरसीएम में होगा। तो अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म एलएलपी, तो ये आरसीएम हो जाएगा। अदर रेसिपिएंट नॉट अंडर आरसीएम, दिस इज नॉट अंडर आरसीएम अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म या एलएलपी नहीं है तो। अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म एलएलपी तो ये आरसीएम होगा। देखो आरसीएम पढ़ना आपको ऐसे ही है, आपको आरसीएम ऐसे ही पढ़ना है। कोई भी अगर सर्विसेज आए तो आपको उसके बारे में सोचना है कि अच्छा इसमें कुछ सप्लायर स्पेसिफिक कुछ बोला था क्या, इसमें कुछ रेसिपिएंट स्पेसिफिक बोला था क्या, इसमें कोई एक्सेप्शन था क्या, उसमें कोई एडिशनल कंडीशन थी क्या। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हुए आरसीएम के क्वेश्चन सॉल्व करने। बिना आरसीएम के कोई भी अटेम्प्ट होता ही नहीं, आरसीएम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, तो इट इज बाय एनी पर्सन बट टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। जहां पे पार्टनरशिप फर्म होता है वहां पे एलएलपी हो जाएगा, जहां पे पार्टनरशिप फर्म होगा वहां पे भी एलएलपी होगा। देन आता है सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, ये भी आरसीएम में। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी ये भी आरसीएम में हो जाएगा। एक्सेप्ट एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय पोस्टल डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल
whether inside or outside the precincts of airport or port. Services by way of transport of goods or passengers. तो इनको छोड़ के बाकी कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करे तो आरसीएम में। इनको छोड़ के अगर कोई भी सर्विस गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करे तो किसमें, वो आरसीएम में है। लेकिन इसी के साथ पहले एक और एंट्री कंप्लीट करते हैं। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे excluding Ministry of Railway by way of renting of immovable property to registered person, to क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन। सर ये रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, इधर तो अभी तो हमने इसको एक्सेप्शन में लिखा, यहाँ पे आरसीएम नहीं होगा। अभी आपने बोला था कि सर अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करेगा तो आरसीएम में है, अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करेगा तो आरसीएम में। फिर आपने बोला कि उसमें ना रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी को निकाल दो, मतलब हम सोचने लगे कि अच्छा ये तो एफसीएम में होगा। लेकिन अब वापस आप बोल रहे हो कि नहीं 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 नहीं, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी तो आरसीएम में है। यहां पे आरसीएम में है अगर सिर्फ और सिर्फ रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे बिजनेस एंटिटी अगर अनरजिस्टर्ड होगा, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहां पे क्या बोला है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो ही आरसीएम एप्लीकेबल होगा, अगर वो रजिस्टर्ड है तो ही आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो सर्विसेज सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू एनी बिजनेस एंटिटी, तो आरसीएम होगा। एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो। सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिंग्स ऑफ पोर्ट और एन एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। अरे सर इधर है ना, आपने कुछ तो एक्स्ट्रा लिखा था, आपने यहाँ पे लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ऐसा यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। ये एक अमेंडमेंट है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ये ऐड कर दिया गया है, ये वर्डिंग्स, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो सर्विस प्रोवाइड करता है उस पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता है। देन सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस प्रोवाइड करे तो अगेन यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, लेकिन सर यहाँ पे भी आपने वो वर्ड ऐड किया हुआ है, तो क्या यहाँ पे भी वो अमेंडमेंट है? ऑब्वियसली यहाँ पे भी अमेंडमेंट है। तो इन दिस केस दिस इज excluding Ministry of Railway. Excluding Ministry of Railway. I hope this is clear with you. Entry 5AA. Services by way of renting of residential dwelling to a registered person. Services by way of residential
dwelling, services by way of renting of residential dwelling to a registered person. तो अगर कोई भी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दी जाती है, कोई भी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दी जाती है फॉर टू रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दी जाती है टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। ये नया एंट्री ऐड किया गया है, इसका इंप्लीकेशन जो है वो एग्जेम्पशन में होता है, तब हम उसका लॉजिक भी समझेंगे। देन सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर टू कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, तो अगर डायरेक्टर अगर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस प्रोवाइड करे तो आरसीएम में होगा। अब यहां पे ना कुछ दो पॉइंट्स समझ लेते हैं। मान लो अगर सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए, वो चार्ट अकाउंटेंट है, उसने रिलायंस ज्वाइन किया एज एन एम्प्लॉय, और कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों बाद उसका प्रमोशन होते 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 वो बहुत सीनियर पोजीशन पे पहुंच गया, और अब वो वहां पे फाइनेंस डायरेक्टर भी है, वो डायरेक्टर बन गया। तो अब यहां पे क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि ये एम्प्लॉय भी है और डायरेक्टर भी है, ये एम्प्लॉय भी है और डायरेक्टर भी है, क्योंकि सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयमेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो तो सप्लाई नहीं होता है, और हम बोल रहे सर्विसेज बाय डायरेक्टर टू बॉडी कॉर्पोरेट आरसीएम में होता है, मतलब सप्लाई भी है, उस पर टैक्स भी लगेगा और आरसीएम में होगा। अब इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे देंगे, तो यहां पे पॉइंट ये है कि जो एम्प्लॉय है उस प्रोपोर्शन में उसको जो पैसा मिल रहा है वो तो सप्लाई नहीं होगा, उस पर टैक्स नहीं आएगा। जो डायरेक्टर है उसके एक्सटेंड में जो उसको पैसा मिल रहा है वो सप्लाई होगा, उस पर टैक्स आएगा और उस पर आरसीएम भी होगा, कंपनी विल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन दैट। सर लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना, वो समझेगा कैसे, तो समझेगा कैसे, खुद एम्प्लॉयर बताएगा हमको। यहां पे अगर वो टीडीएस अंडर सेक्शन 192 डिडक्ट करता है तो वो एम्प्लॉय वाला पेमेंट हो गया, अगर वो इस पे टीडीएस 194 जे वाला डिडक्ट करता है तो वो डायरेक्टर फीस वाली बात हो गई। तो हमको यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का हेल्प लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये जो पेमेंट जो जा रहा है उस पर्सन को, जो एम्प्लॉय डायरेक्टर है उसको जो पेमेंट जितना सेक्शन 192 में टैक्स डिडक्ट होकर जा रहा है वो सैलरी वाला पेमेंट होगा, उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं आएगा, और जितना 194 जे सेक्शन 194 जे में टैक्स डिडक्ट होते हुए जा रहा है वो उसका डायरेक्टर फीस होगा, डायरेक्टर रेम्युनरेशन होगा, और उसके ऊपर जीएसटी भी आएगा और आरसीएम भी एप्लीकेबल होगा। दूसरा इसमें पॉइंट, लेट्स से कंपनी है, वहां पे डायरेक्टर है और कंपनी को एक जगह पे कुछ गोडाउन चाहिए था, और डायरेक्टर ने बोला मेरे पास है प्रीमाइसेस, मेरे पास प्रीमाइसेस है और मैं तुमको रेंट पे दे देता हूं। तो अब सर्विस डायरेक्टर ने क्या किया, रेंटिंग वाली सर्विस प्रोवाइड कर दी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। डायरेक्टर ने क्या किया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोला मेरे पास गोडाउन है मैं तुमको रेंट पे दे देता हूँ। डायरेक्टर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब डायरेक्टर बोल रहा है कि देखो मैं जो हूं सप्लायर हूं, बॉडी कॉर्पोरेट रिसिपिएंट है, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये तो आरसीएम में होना चाहिए, ये तो आरसीएम में होना चाहिए। सीबीआईसी ने यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दे दिया, बोला ये आरसीएम में नहीं होगा, बिकॉज इन दिस केस डायरेक्टर इज नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस इन पर्सनल कैपेसिटी, सॉरी डायरेक्टर इज नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस एज डायरेक्टर बट प्रोवाइडिंग सर्विस इन पर्सनल कैपेसिटी। आरसीएम ये वाले एंट्री में, एंट्री नंबर 6 में सिर्फ वही एंट्री कवर्ड है, वही ट्रांजैक्शन कवर्ड है जो वो पर्सन एज डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो इन पर्सनल कैपेसिटी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, अनलेस अंटिल वो कोई और एंट्री में लिखा हुआ है। देन सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो अगर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट है, वो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सप्लायर इंश्योरेंस एजेंट है, रिसिपिएंट इंश्योरेंस कंपनी है, तो बोला देखो कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से टैक्स लेना कलेक्ट करना आसान होगा, क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनी को हजारों इंश्योरेंस एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो 1000 जन से टैक्स लेने से अच्छा हम एक जन से टैक्स लेते, तो इसलिए यहाँ पे आरसीएम हो गया। सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग कंपनी, financial institution
और एनबीएफसी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी. रिकवरी एजेंट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी. बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी. तो अगर ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, तो यहाँ पे आरसीएम हो जाएगा. अब इसमें बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, याद करते समय याद करते हैं, हाँ डायरेक्टर है, इंश्योरेंस एजेंट है, रिकवरी एजेंट है. अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है रिकवरी एजेंट, उनको याद आता है रिकवरी एजेंट तो आरसीएम है, आरसीएम लिख के आ जाता है और गलत हो जाता है. सर आप क्या बोल रहे हो सर, यहाँ पे है ना रिकवरी एजेंट, आप ही पढ़ा रहे हो रिकवरी एजेंट, आप ही बोल रहे हो स्टूडेंट पढ़ के भी जाएगा, आप ही बोल रहे हो याद भी होगा, एग्जाम में भी आएगा, तो फिर गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम रिसिपिएंट नहीं देख रहे हैं. अगर रिसिपिएंट वहां पे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी है तो आपका आंसर सही हो जाएगा. लेकिन अगर वहां पे कुछ और बोल दिया है, रिकवरी एजेंट है ऑफ समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, उनके लिए वो रिकवरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. रिकवरी एजेंट ऑफ कार डीलर है, रिकवरी एजेंट ऑफ अ ज्वेलरी शॉप है, रिकवरी एजेंट ऑफ एनी किराना शॉप है. अब यहाँ पे वो सर्विसेज जो है वो रिकवरी एजेंट इन सबको भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है. तो इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा. यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा. रिकवरी एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, तो ही आरसीएम एप्लीकेबल होगा. यहाँ पे तो ही आरसीएम एप्लीकेबल होगा. अब इसमें ना हम थोड़ा सा स्किप करते हुए जाते हैं, 9 और 9A को बाद में देखेंगे. पहले बैंक वाले सारे कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसमें भी 10 को बाद में करेंगे. सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी टू बैंक और एनबीएफसी, टू बैंक और एनबीएफसी. अब यहां पे सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट. ओके, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. इसमें बॉडी कॉर्पोरेट फर्म, एलएलपी नहीं होने चाहिए. किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? बैंक को, एनबीएफसी को, और किसी को नहीं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं आएगा. अभी अभी जो हमने पढ़ा था उसमें बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी तीनों थे. अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ बैंक और एनबीएफसी है. तो अगर किसी मतलब पेपर सेटर को आपको अगर एकदम बारीकी से टेस्ट करना है कि आप कितना डिटेल में पढ़ते हो, तो अगर ऐसा कुछ यहाँ पे डाल देंगे, देखो प्रैक्टिकली होता नहीं है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कोई सर्विस ऐसे हो ही नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है. लेकिन थियोरेटिकली तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं. तो अगर हमने क्वेश्चन बनाया और हमने अगर नहीं ध्यान से पढ़ा है तो हमारा यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा. तो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर बैंक को सर्विस प्रोवाइड कर रहे या एनबीएफसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे तो आरसीएम होगा. तो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होता क्या है? आपको अगर फोन आता है कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, आपको लोन चाहिए क्या, तो जनरली जब ये फोन आता है तो वो कोई बैंक से फोन नहीं आता है. बैंक ने ये चीजें आउटसोर्स की होती है. बैंक ने ये चीज आउटसोर्स की होती है. बैंक जो होते हैं ये अलग अलग एजेंसी को ये काम देते हैं. जब वो एजेंट आपके लिए आपको फोन करते हो, आप जैसे ही बोलते हो कि हाँ मेरे को रिक्वायरमेंट है, तो एजेंट आपको सब टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो बताते हैं, आपके सब कंडीशंस चेक करते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं और उसको फिर वो बैंक में दे देते हैं. तो उन बैंक का एक प्रोडक्ट वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके लिए उनको कमीशन मिलती है. तो जब बैंक उनको कमीशन देगा उस पर जो जीएसटी होगा वो खुद गवर्नमेंट को पे कर देगा एज रिसिपिएंट अंडर आरसीएम. अब आगे एंट्री समझने से पहले एक कंसेप्ट समझते हो, बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट. बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट ये होते क्या? ये दोनों में कुछ तो सिमिलैरिटीज है और फिर एक डिफरेंस है, तो वो सिमिलैरिटीज देखेंगे और फिर डिफरेंस देखेंगे. बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर दोनों ही बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करते हैं. दोनों ही वो बिजनेस जो है वो सेटअप करने में हेल्प करते हैं या बिजनेस एक्सपांड करने में हेल्प करते हैं. तो या फिर एक क्लाइंट लेके आते हैं. दोनों का काम यही है. बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, मतलब सर ये एज एन एजेंट है क्या? आप ये भी बोल सकते हो, ये एज एन एजेंट काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बैंक. तो दोनों ही बैंक के लिए काम कर रहे हैं. तो अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? बिजनेस फैसिलिटेटर जो है वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, वैसे बिजनेस करस्पॉन्डेंट डिसीजन ले सकता है ऑन बिहाफ ऑफ बैंक. मतलब मान लो अगर बिजनेस फैसिलिटेटर आपके पास आया और बोल रहा है आपको इस बैंक का लोन चाहिए क्या, और हमने बोला हाँ चाहिए, तो बिजनेस फैसिलिटेटर वो जो आपसे सब डॉक्यूमेंट्स लेगा और वो जाके बैंक को सबमिट कर देगा. अब बैंक डिसाइड करेगा लोन देना है नहीं देना है.
बिजनेस करस्पॉन्डेंट ये डिसीजन खुद ले सकता है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट वो डॉक्यूमेंट देखेगा, वो प्रोसेस कर देगा और वो बोल देगा कि हाँ आपका लोन अप्रूव हो गया, आपको लोन मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है उसके पास ज्यादा पावर है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट के पास ज्यादा पावर है। और ये तो हमको पता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ज्यादा पावर के साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको बहुत ध्यान से अच्छे से सुनना, और जो मैंने अभी जस्ट 1 मिनट पहले बोला था उसको याद रखना कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट बड़ा पर्सन है, बड़ा पर्सन मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेट पर्सन ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको याद रखना सो दैट आगे वाला जो प्रोविजन मैं अभी आपको बताऊंगा वो याद रहेगा, उस पर कंफ्यूजन नहीं होगा। बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस प्रोवाइड करेगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी बैंक को सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, सप्लायर रिसिपिएंट। अब मान लो हम जो एक एज ए बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक के लिए काम कर रहे थे, तो बैंक हमारे काम से बहुत खुश हुआ, तो उसने हमको एक और ब्रांच का काम दे दिया, फिर और एक ब्रांच का काम दे दिया। तो ऐसे हम अभी हफ्ते में 3 दिन ऑक्यूपाइड हो गए, फिर और 2 ब्रांच का काम दिया, हम हफ्ते में 5 दिन ऑक्यूपाइड हो गए, फिर और 4 ब्रांच का काम दे दिया, अब हम हफ्ते में 9 दिन ऑक्यूपाइड हो गए। ऐसे सर हफ्ते में 9 दिन थोड़ी ना होते क्या, हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। ऐसे एग्जाम के 2 हफ्ते पहले ऐसा लगता है काश हफ्ते में 10 दिन होता, है ना, लेकिन हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। तो 7 ब्रांच का तो आप काम ले लोगे, उसके बाद काम आएगा तो आप क्या करोगे, मना कर दोगे क्या? हम कभी भी कोई काम के लिए मना नहीं करेंगे, एज ए कमर्शियल पर्सन कभी कोई काम के लिए मना नहीं करते। अगर हमारे पास कोई काम आया, अगर हमारे पास अगर स्ट्रेंथ नहीं तो हम और एम्प्लॉयज लेके आएंगे, अगर हमको एम्प्लॉय नहीं लेके आना तो हम किसी को आउटसोर्स करेंगे, लेकिन काम तो हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा काम है वो हम हमारे एजेंट को दे सकते हैं, जो हमारे लिए जो हमारा एजेंट होगा हम उसको काम दे सकते हैं, वो अभी हमको प्रोवाइड करेगा सर्विस। अब यहाँ पे एजेंट सप्लायर हो गया और बिजनेस करस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर रिसिपिएंट हो गए। जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर मैं चाहता था वो 2 लाइन पढ़ता था, 2 लाइन पढ़ के आपको बोल देता था ये आरसीएम है, आपको लगता था समझ में आ गया, लेकिन फिर एग्जाम में पक्का कंफ्यूजन होता था। तो इसके लिए मैं ये जो एफर्ट्स डाल रहा हूँ इस पर आप ध्यान दो। मैंने क्या बोला, बिजनेस फैसिलिटेटर जो है वो छोटा पर्सन है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट बड़ा पर्सन है, बड़ा पर्सन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो जब भी टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी हम बिजनेस करस्पॉन्डेंट को देंगे। अब सप्लायर टू रिसिपिएंट ये वाला ट्रांजैक्शन है, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देना है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। बिजनेस करस्पॉन्डेंट मतलब सप्लायर, अगर सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये वाले केस में क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एजेंट सप्लायर है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट रिसिपिएंट है, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस करस्पॉन्डेंट को ही देनी है, मतलब वो रिसिपिएंट है। तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आ सकती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म डाल के। ओके, बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बिजनेस फैसिलिटेटर के ऊपर हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी है, छोटा आदमी है, तो बैंक को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है। बैंक रिसिपिएंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, आरसीएम। एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी है, तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे, बिजनेस फैसिलिटेटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है तो मतलब किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है, एजेंट के ऊपर डालनी है। एजेंट सप्लायर है, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब यहाँ पे पॉइंट को समझो, सर्विसेज प्रोवाइड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी, बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी। अब पहले तो एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, रिकवरी एजेंट की जो सर्विस थी उसमें बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी तीनों था। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सिर्फ बैंक एनबीएफसी था। अब बिजनेस फैसिलिटेटर की जो सर्विस है वो सिर्फ बैंक है, बिजनेस फैसिलिटेटर के लिए कौन है, सिर्फ बैंक है। देन सर्विस प्रोवाइड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट। तो देखो ये 12 और 13 जो है ये क्या है, बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस प्रोवाइड करे तो आरसीएम है, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस प्रोवाइड करे तो आरसीएम है। तो ये 2 एंट्रीज कवर्ड है। सर ये तो किधर लिखा ही नहीं है,
अरे जो भी सप्लाई होता है सब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही होता है, सिर्फ वो छोड़ के जो आरसीएम में बताया। तो अगर आपको आरसीएम में वो नहीं मिल रहा है, मतलब वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। अगर आपके पास आरसीएम का पूरा लिस्ट है और उसमें आपकी सर्विस नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा। ओके, तो इसके लिए आपको एंट्रीज नहीं मिलेगी, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाएगी। क्या ये पॉइंट समझा है? क्या ये पॉइंट समझा है? हाँ, तो अब ये कुछ एंट्रीज हम लोग एक और बैंक वाली छोटी सी एंट्री खत्म कर देते। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी जो है वो आरबीआई को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो आरसीएम में। सर मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी क्या होता है? मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी जो है वो, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी जो है उसको आरबीआई ने फॉर्म किया हुआ है। उसको किसने फॉर्म किया? आरबीआई ने फॉर्म किया है। आरबीआई ने उसको फॉर्म किया। सर क्यों फॉर्म किया? आरबीआई ने उसको फॉर्म किया सो दैट जो फॉरेन एक्सचेंज वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर वो आरबीआई को कंसल्टेंसी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए वो पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन उस पर आरबीआई जो होता है वही टैक्स पे करता है। आरबीआई टैक्स पे करता है एज रिसिपिएंट। तो हमने अब तक देखो क्या क्या पढ़ा। सप्लाई बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सप्लाई बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, बाय जीटीए, बाय जीटीए टू स्पेसिफिक रिसिपिएंट्स, टू स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स। अब ये स्पेसिफिक रिसिपिएंट्स, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स कौन है? any registered person other than, any registered person other than those registered only for the purpose of TDS under section 51, any unregistered person, uh, any unregistered, sorry, any factory, society, cooperative society, body corporate, firm, casual taxable person, whether registered or not। वैसे casual taxable person registered होना चाहिए, लेकिन ऐसा आरसीएम में लिखा नहीं है। दैट मीन्स अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रहेगा अदर देन फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट फर्म, सीटीपी, तो उस केस में आरसीएम नहीं आएगा। और अगर टीडीएस पर्पस के लिए कोई रजिस्टर्ड है तो उस केस में आरसीएम नहीं आएगा। वैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास खुद के पास ऑप्शन होता है कि वो एफसीएम या आरसीएम दोनों में से चूज कर सकता है। देन लीगल सर्विसेज बाय इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, आरसीएम हो जाएगा। आर्बिट्ररी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल सर्विसेज टू एनी बिजनेस एंटिटी, तो भी आरसीएम हो जाएगा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू बॉडी कॉर्पोरेट फर्म एलएलपी, आरसीएम हो जाएगा। देन सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, आरसीएम हो जाएगा एक्सेप्ट इन केस ऑफ रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड सर्विसेज बाय पोस्टल डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। Then service in relation to aircraft or vessel, whether or inside or outside the precincts of airport or port, and transportation of goods or passengers. Then services by government excluding Ministry of Railways by way of renting or immovable property to registered person, RCM में हो जाएगा। Okay. Then services by director to body corporate, RCM में हो जाएगा। सर्विसेज बाय इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, वो भी आरसीएम में हो जाएगा। एंड सर्विसेज बाय रिकवरी एजेंट टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी, वो भी आरसीएम में हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज टू बैंक एंड एनबीएफसी, आरसीएम में हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंक, आरसीएम में होगा। एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, आरसीएम में होगा। एंड ओवरसीइंग कमिटी, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टू आरबीआई, वो भी आरसीएम में हो जाएगा। तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन बाय, थैंक यू।